Hello. Our discussion on fundamentals of taxonomy would continue even today. आपको पता है कि ये फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो हैं वो जो पहला चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का द लिविंग वर्ल्ड, उसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं. आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे उसमें जो मुद्दे कवर होने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन गाइडलाइन है, हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिक एड्स पे चर्चा हम लोग शुरू करेंगे. हालांकि ये आज कंप्लीट नहीं होगा टैक्सोनॉमिक एड्स, लेकिन उसकी शुरुआत आज निश्चित तौर पे हम लोग कर देंगे. सबसे पहली बात क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस की. तो देखो, जब कभी भी हम स्टडी करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी, तो प्रश्न ये है कि अगर उन्हें हमें टैक्सोनॉमिकल जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारी होंगी उसमें आखिर हम करते क्या हैं. तो निश्चित तौर पे जब भी हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करते हैं तो तमाम फीचर्स और जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उस पार्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, पार्टिकुलर नहीं कहें, जिन ऑर्गेनिजम्स को भी हम स्टडी कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी से वो फीचर्स हो सकते हैं, उसकी एनाटॉमी से वो फीचर्स लिए जा सकते हैं, उसकी साइटोलॉजी से वो फीचर लिया जा सकता है, उसकी फिजियोलॉजी से, उसके ऑन्टोजेनी से, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से, बायोकेमिस्ट्री से. तो जो डिफरेंट उसके फीचर्स जो भी हो सकते हैं. इनिशियली जब टैक्सोनॉमी अपने इन्फेंसी में था, जब टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई थी, तो उस समय जो कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाती थी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल होती थी. लेकिन जैसे जैसे टैक्सोनॉमी आगे बढ़ा, इसके जो हम लोग क्लासिफिकेशन में जिन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी. जैसे मॉर्फोलॉजी तो खैर होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जैसे कहा गया कि एनाटॉमी हो गई, उसके साथ हम लोगों ने साइटोलॉजी का, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर का, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स को लेकर के देखें, इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होगा उसको भी ट्रैक करने के लिए ऑन्टोज वो भी, उसके लिए भी सर्टेन अदर पैरामीटर्स जो हमको यूज़ करने होंगे हम करेंगे. या फिर यहाँ पे लेकर के देखें कि उसकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उसमें कंसिडर किया जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनके बेसिस पे हमको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, डिफरेंसेस मिलेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज वी विल क्रिएट ग्रुप्स. वैसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके फीचर्स आइडेंटिकल होंगे उनको हम लोग एक पार्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे. इस तरह के कई सारे ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज बनाएंगे. तो जो मेंबर ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप होंगे दे विल बी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, दे विल बी शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज. लेकिन ऑब्वियस है कि एक ग्रुप डेफिनेटली दूसरे ग्रुप से अलग होने जा रहा है और उनके बीच में डिससिमिलरिटीज होंगी, या ये जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिजेम्बलेंस नहीं दिखाएंगे, इसलिए अलग अलग ग्रुप क्रिएट किया जाएगा. तो ग्रुप्स को तो क्रिएट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, बट हाउ दे विल बी अरेंज्ड, तो उनको पार्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए हमको कई सारे पैरामीटर पे अध्ययन करना पड़ता है. लेकिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इज होमोलॉजी. और होमोलॉजी को कभी भी हम लोग कहते हैं कि ये रिलेशनशिप है ऑफ कंपेरेबल स्ट्रक्चर इन डिफरेंट जो मेंबर्स होंगे या डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें. यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि जब ग्रुप के ऑर्डरिंग की बात आएगी कि हाउ दिस ग्रुप शुड बी अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस, तो उसको सीक्वेंस में डालने के लिए हमको बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ता है. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में होमोलॉजी शामिल होगा. और इस होमोलॉजी के बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप होगा कंपेरेबल स्ट्रक्चर का इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी. यदि आप हार्ट को लेकर के देखें, जो कॉर्डेट्स होंगे उनमें अगर हार्ट को आप लेकर के देखें तो पाइसेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, मैमल्स हो गए. तो जब हार्ट में आप चैम्बर्स को लेकर के देखेंगे, साइनस वेनोसस को लेकर के देखेंगे, तो बहुत क्लियर कट आपको दिखाई पड़ेगा कि फ्रॉम 2 चैम्बर्ड इट हैज़ बिकम 3 चैम्बर्ड, फ्रॉम 3 चैम्बर्ड इट हैज़ बिकम 3.5 चैम्बर्ड, सब्सिक्वेंटली द हार्ट हैज़ बिकम 4 चैम्बर्ड. तो जो पाइसेस हो गए उनमें 2 ही चैम्बर आपको दिखेगा. एम्फीबियंस में जाएंगे तो देयर यू विल फाइंड कि हार्ट इज हैविंग 3 चैम्बर्स. अगर आप रेप्टाइल्स में चले गए तो यू विल फाइंड कि ऑरिकल इज, ठीक है, वहाँ पे 2 चैम्बर दिखेंगे, बट वेंट्रिकल
इज जस्ट पार्शियली डिवाइडेड। लेकिन वहीं पे अगर एव्स की बात करें या मैमल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि दे हैव बिकम 4 चैम्बर्ड। तो यदि हार्ट की फंक्शनिंग का आइडिया आपको हो तो ये बहुत स्पष्ट है कि सिंगल सर्कुलेशन से जब भी डबल सर्कुलेशन की तरफ गया, यानी हार्ट जब 2 चैम्बर से 4 चैम्बर्ड वाला हुआ तो डेफिनेटली उसकी फंक्शनल इफिशियंसी बहुत इंप्रूव की। तो अब जब फंक्शनल इफिशियंसी को उसके स्ट्रक्चर के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो हार्ट नामक स्ट्रक्चर था इट इवॉल्व दिस वे, फ्रॉम 2 to 4 चैम्बर्ड वो इवॉल्व किया। अब इस तरह से अन्य ऑर्गन को भी लेकर के अगर आप देखें, उसकी होमोलॉजी को अगर आप स्पष्ट करें तो उसके बेसिस पे ग्रुप को जो ग्रुप क्रिएट किए गए हैं उन ग्रुप्स को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस देने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होने जा रही है। तो पहली बात कि ग्रुप्स हैव टू बी क्रिएटेड एंड द ग्रुप्स वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, reproductive behavior, biochemistry, physiology, ontogeny, etc. उसके बाद आफ्टर क्रिएशन ऑफ द ग्रुप्स दे हैव टू बी अरेंज्ड एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स वुड बी प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलॉजी। एक और छोटी सी बात यहाँ पे ऐड की गई है, एंड रिवीजन ऑफ द ग्रुप। तो यदि ग्रुप ऑफ स्पीसीज को आप क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो इसको हम लोग रिवीजन ऑफ द ग्रुप का नाम देंगे। अब यहाँ से जो मुद्दा आएगा दैट विल बी हियरार्की ऑफ द, जिसे कहें कि हियरार्की इन द क्लासिफिकेशन। जैसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम, हम भारतीयों को पॉलिटिक्स ज़्यादा समझ में आती है, तो यदि हम पॉलिटिकल सेटअप की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसमें ग्राम पंचायत सबसे छोटी यूनिट ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत से थोड़ा सा ऊपर अगर आप आएंगे तो प्रखंड होगा, ब्लॉक होगा, ब्लॉक से थोड़ा बड़ा सब डिवीज़न होगा, सब डिवीज़न से डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर अगर उठे तो आपको कमिश्नरी दिखाई पड़ेगी, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो स्टेट या प्रोविंस होगा, उससे अगर ऊपर देखेंगे तो ये कंट्री या नेशनल लेवल वाली बात आने जा रही है। तो ये हर लेवल पे एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको दिखाई पड़ता है। उसी तरह अगर टैक्सोनॉमी में लेकर के देखें तो एट द बॉटम यू विल फाइंड स्पीसीज, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? तो अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो सबसे ऊपर किंगडम है, और अगर आपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंसीडर किया है देन दैट विल बी डोमेन। लेकिन हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि हम लोगों की जो पार्टिकुलर ये जो सिलेबस है उसमें जो सिस्टम फॉलो किया गया है वो सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो सबसे बड़े ग्रुप के रूप में आप किंगडम देखेंगे। तो जो अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होने जा रही हैं, इन अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को प्रपोज करने का श्रेय जाता है लिनियस को, एंड प्रिसाइजली फॉर दैट रीजन इसको लिनियन हियरार्की और टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलते हैं। इसमें आप जब इनके अरेंजमेंट की बात करेंगे तो बेसिकली ये हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा, इसको हम लोग कभी भी कहने जा रहे हैं कि हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा बेसिकली ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंड करने वाले ऑर्डर में, एंड इट विल डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव डायमेंशन। ये उनके रिलेटिव डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। जैसे कहा गया कि सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसे किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, तो ये अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हो गई। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं और ये डिपेंड कर रहा है कि इनका डायमेंशन क्या है। तो यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है तो ये सबसे बड़ा डायमेंशन इसका होगा, और जो सबसे छोटा डायमेंशन होगा, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होने जा रही है, दैट विल बी स्पीसीज। जो सबसे छोटी इकाई होगी उसको आप कहेंगे कि ये क्या होने जा रहा है? स्पीसीज होने जा रहा है। अब ये जो कैटेगरीज की बात हमने की है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं ये in every classification these categories have to be used। हर क्लासिफिकेशन में इनको यूज करना है, और इसीलिए इनको ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। इसलिए इनको कहेंगे कि ये क्या है? ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। और इनके बारे में जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, मैंने कहा कि किंगडम होगा, फाइलम नॉर्मली हम लोग एनिमालिया के लिए कहते हैं, और डिवीजन्स जो होंगे इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग प्लांटी के मेंबर्स के लिए करेंगे। उसके बाद डिवीज़न या फाइलम के बाद उसमें क्लासेस शामिल होंगी, क्लासेस के बाद
ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज आपको दिखने जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा इसमें आएगा वो क्या होगा, तो देखो डाइवर्सिटी बहुत ह्यूज है। ये हम लोगों ने डे 1 को आपको बता दिया था कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डाइवर्सिटी रिपोर्टेड है। तो नेचुरली इस ह्यूज डाइवर्सिटी को कोप अप करने के लिए सब कैटेगरीज वेयर एडेड, सब कैटेगरीज को ऐड किया गया, किंगडम के साथ सब किंगडम, फाइलम के साथ सब फाइलम, क्लास के साथ सब क्लास, इस तरह करके सब कैटेगरीज क्रिएट की गई और एक नई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्रिएट की गई एंड दैट न्यू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वाज ट्राइब। एक जो नई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्रिएट की गई, ये नई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो थी, ये नई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है ये ट्राइब होने जा रही है। वेयर इट विल बी प्लेस्ड, तो ट्राइब वुड बी प्लेस्ड बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। जो सब फैमिली और जीनस होगा उसके बीच में हम लोग ट्राइब को डालते हैं। अगेन आई रिपीट इट कि जो लिनियन हियरार्की थी उसमें किंगडम था, फाइलम या डिवीजन था, क्लास था, ऑर्डर था, फैमिली थी, जीनस था, स्पीसीज था, ट्राइब वाज नॉट देयर। लेकिन टू कोप अप विथ वेरी वाइड डाइवर्सिटी, subcategories have been added and one new taxonomic category has been added, and this new taxonomic category is nothing but tribe. Where it will be placed? It will be placed between subphylum and genus. तो कभी भी प्रश्न अगर ये आपसे पूछा जाता है कि which particular taxonomic group has been created later on, तो उसका जवाब यही होगा कि it is tribe where it will be present। तो मैं तीसरी बार ये कह रहा हूँ कि इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। अब यहाँ पे जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उनके बारे में बहुत सिंपल सी कुछ जानकारियाँ हैं जिनको यहाँ पे डाला गया है। पहली बात है कि बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट के रूप में आपने स्पीसीज को पढ़ लिया है, स्पीसीज के बारे में सारी डिटेल भी आपने कर ली है। हालांकि हम लोग वहीं से बातचीत को थोड़ा सा और शुरू कर रहे हैं। फिर तो स्पीसीज के बारे में हम लोग ऑलवेज ये कहेंगे कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होने जा रहे हैं जिनके बीच में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ का बेसिस हमने आपको बता दिया था कि ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग के बाद दे विल बी प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो तथ्य था स्पीसीज का। स्पीसीज को नाम देने के लिए मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको ये बात बताई गई थी कि एवरी स्पीसीज is given a scientific name और उस scientific name में always you will find use of two words। जो पहला word होगा that will be generic epithet and second word would be specific epithet। यहाँ मैंने कलर का इस्तेमाल किया है अलग, जैसे मैंगीफेरा जेनरिक एपिथेट, इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। उसी तरह सोलैनम that will be generic epithet, ट्यूबरोसम would be specific epithet। पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा में पैंथेरा वुड बी जेनरिक एपिथेट। तो ये जो पार्टिकुलर कलर आप देख रहे हैं, इस पार्टिकुलर कलर को लेकर के देखें तो ये जेनरिक एपिथेट को हम लोग यहाँ रेफर कर रहे हैं और ये जो होंगे इनको हम लोग कह रहे हैं कि ये जो होंगे वो स्पेसिफिक एपिथेट होंगे। एक और बात यहाँ पे आप देखेंगे और वो बात ये होगी कि किसी पार्टिकुलर जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकते हैं। जैसे सोलेनम की बात करें तो सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का जो साइंटिफिक नेम होगा दैट विल बी सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम नाइग्रम जिसे एग प्लांट या ब्रिंजल बोलते हैं वो सोलेनम नाइग्रम होगा। सोलेनम मेलोंजेना वुड बी ब्रिंजल, सोलेनम मेलोंजेना वुड बी ब्रिंजल एंड सोलेनम नाइग्रम एक कॉमन भटकुइया पौधा उसे हम लोग कहते हैं। लोकल नेम इज दैट वन, इंग्लिश नेम आई कांट रिकलेक्ट राइट नाउ। लेकिन सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजेना, ये जो तीनों नाम होंगे ये इन तीनों में, ये तीनों स्पीसीज जो हैं इन तीनों स्पीसीज में जीनस वुड बी सोलेनम। जीनस जो होगा दैट विल बी सोलेनम। लेकिन स्पीसीज उनकी एक केस में ट्यूबरोसम है, दूसरे केस में नाइग्रम है, तीसरे केस में मेलोंजेना होने जा रहा है। उसी तरह पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि जीनस एक ही है लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट अलग होगा। तो पॉइंट यहाँ क्या है? पॉइंट ये है कि ये पार्टिकुलर जीनस में हैव मोर देन वन स्पीसीज। एक पार्टिकुलर जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एस्पेक्ट यहाँ आएगा दैट विल बी जीनस। तो स्पीसीज से जो बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी दैट विल बी जीनस
यानी एक पार्टिकुलर जीनस में हैव वन और मेनी स्पीसीज। ऐसे भी केसेस है जहां जीनस में एक ही स्पीसीज है, लेकिन ऐसे भी केसेस होंगे जहां पे प्राय यही होगा कि जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज मौजूद होने जा रही हैं। जैसे अभी जो आपने सोलेनम का जो केस देखा था, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजेना, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पीसीज हैं। या फिर पैंथेरा का जो केस आपने देखा था, उस पैंथेरा के केस में भी आप लेकर के देख रहे हैं कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगरिस, तो ऑब्वियस है कि इस जीनस में भी एक से ज़्यादा स्पीसीज मौजूद है। अब जो मुद्दा यहाँ पे आएगा वो एक और होगा, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स का क्या कंसेप्ट है। कोरिलेटेड कैरेक्टर का क्या कंसेप्ट है? तो देखो, किसी जीनस में जो तमाम स्पीसीज होंगे, उस पार्टिकुलर जो जीनस के स्पीसीज होंगे उनके बीच में कॉमन जो कैरेक्टर्स होंगे, उन्हीं मतलब किसी एक जीनस में जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज के कैरेक्टर्स को लेकर के देखें, एंड वो कैरेक्टर अगर सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, कोरिलेटेड कैरेक्टर है। इसे कहेंगे कि ग्रुप ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, किसके कॉमन फीचर्स, किसके, तो उन स्पीसीज के विच बिलोंग टू वन पार्टिकुलर जीनस, किसी एक पार्टिकुलर जीनस से ताल्लुक रखने वाले स्पीसीज के जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, कॉमन फीचर्स होंगे, उन्हीं को हम लोग कहेंगे कि दे आर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। और अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी साइट किया गया है, लेकिन वही पोटैटो और ब्रिंजल को लेकर के देखें तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन जीनस मैंने पहले भी कहा कि इनका जीनस जो होगा आइडेंटिकल होगा। उसी तरह लियोपार्ड, टाइगर, लॉयन, ये सब के सब पैंथेरा नामक जीनस से ताल्लुक रखने जा रहे हैं। तो आर्गूमेंट पहले भी आ चुका है, यही सिमिलर आर्गूमेंट इज देयर। अब फैमिली की बात करें तो जो जीनस हुआ, उस जीनस से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होगी दैट विल बी फैमिली। जीनस से जो बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, फैमिली होगी। नेचुरली पार्टिकुलर फैमिली वुड हैव वन और मेनी जेनरा, एक या एक से ज़्यादा जेनरा वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। अब जैसे सोलेनम हुआ, पेट्यूनिया हुआ, एट्रोपा हुआ, तो ये तमाम पौधे जो हैं, आगे हालांकि ये फैमिली आपको पढ़नी है, जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज आपको देखनी है, उसमें सोलानेसी नामक फैमिली आपको पढ़नी है। तो जैसे सोलेनम कहा गया, पेट्यूनिया कहा गया, एट्रोपा कहा गया, तो ये तमाम ऐसे जेनरा हैं विच बिलोंग टू पार्टिकुलर फैमिली नोन एज सोलानेसी। इसी पार्टिकुलर फैमिली को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सोलानेसी है। उसी तरह अगर आप इनको लेकर के देखें, लायन, टाइगर, लियोपार्ड वगैरह, ये सारे पैंथेरा से ताल्लुक रखते हैं और ये सब बिलोंग करते हैं किससे, तो दे बिलोंग टू फैमिली फेलिडी। अब फैमिली से जो बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी होगी दैट विल बी ऑर्डर। तो जो ऑर्डर होगा डेफिनेटली दैट विल बी असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, और जो नेचुरली उनके बीच में कुछ फीचर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है कि जो सोलानेसी होगा, कन्वल्वुलेसी होगा, तो सोलानेसी और कन्वल्वुलेसी जो होंगे they will belong to one particular order known as पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स नामक ऑर्डर से ये ताल्लुक रखने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह एनिमल के केस में फेलिडी और कैनेडी लेकर के देखें तो दे विल बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा, वो जो होंगे दे विल बिलोंग टू ऑर्डर कार्निवोरा। पॉइंट क्या है, तो पॉइंट ये है कि पार्टिकुलर ऑर्डर में एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज होने जा रही हैं। अब ऑर्डर से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन होगी, तो डेफिनेटली इट विल बी क्लास। ऑर्डर में एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर रखने वाला जो बड़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, क्लास है। तो ये इट विल रिप्रेजेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। फिर हम लोग बात करें क्लास से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन होगी, तो दैट विल बी फाइलम इन एनिमालिया, या फिर उसी लेवल के टैक्सोनॉमी कैटेगरी को प्लांट में हम लोग डिवीजन बोलते हैं। वी रेफर दैट वन एज डिवीजन। डिवीजन या फाइलम से बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन होगी, तो डिवीजन या फाइलम से बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी जो होगी दैट विल बी नोन एज किंगडम। ऑब्वियस है कि जो किंगडम होंगे उसमें मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे जो कि सेट ऑफ डिस्टिंग्विशिंग कॉमन कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। अब इसके बाद बात आएगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आने जा रहा है कि जितनी बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी उतने ही फ्यूअर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। जितनी बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होगी, कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही कम होने जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आप उलट भी सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जितना छोटा होगा, कॉमन कैरेक्टर्स की संख्या उतनी ही ज़्यादा होने जा रही है। इसके लिए एक एनालॉग लेकर के देखिए। सपोज कोई दो लोग यूएसए में काम कर रहे हैं
और ये उनके अपीयरेंस से ये नहीं बताया जा सकता है कि ये इंडियंस हैं या यूरोपियंस हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, उनको देख कर के, उनके अपीयरेंस के बेसिस पे अबाउट देयर नेशनैलिटी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उनके बीच में परिचय विकसित होता है, ग्रेजुअली व्यक्तिगत तौर पे जब एक दूसरे को समझते हैं, तो जैसे ये बात, सबसे पहला परिचय उनका ये होगा कि आप कहाँ के हैं, तो आई एम फ्रॉम इंडिया, भारत से हैं। ठीक है, भारत के बाद भारत में कहाँ से हैं, तो यदि उन्होंने ये कहा कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, या कहा कि हरियाणा, या फिर कहा कि मैं पंजाब से हूँ, तो दूसरा वाला बंदा भी बोल सकता है क्या मैं भी पंजाब ही से हूँ। तो अब अगर दोनों पंजाब से हैं तो नेचुरली उनके बीच की सिमिलैरिटीज जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। लेकिन कोई अगर तीसरा बंदा भी है, वो कह दे कि वो नो आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ, तो वो भारतीय हैं, कुछ सिमिलरिटी तो उनमें दिखेगी। लेकिन जिस स्तर की सिमिलरिटी दो पंजाब वालों के बीच में दिखेगी, वैसी सिमिलरिटी पंजाब और बिहार वालों के बीच में नहीं दिखने जा रही है। ठीक उसी तरह अब पंजाब में भी दोनों अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट के हों तो उनकी सिमिलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होने जा रही हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होने जा रही हैं। मैं पॉइंट क्या निकाल रहा हूँ, तो माई पॉइंट इज़ क्वाइट सिंपल। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि आप एनिमालिया की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक बड़े अच्छे उदाहरण हैं एनिमालिया के। तो यदि मुझे कंपेयर करना हो कि एक ह्यूमन बीइंग को आप कंपेयर करो स्पॉन्जेस से, तो स्पॉन्जेस और ह्यूमन बीइंग के बीच में क्या सिमिलैरिटी दिखाई पड़ेगी, तो जो बेसिक एनिमालिया के जो फीचर होंगे वही आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। सेल का नेचर कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ये सेल का नेचर कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होने जा रहा है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। इसके अलावा और भी कई फीचर्स आएंगे, जैसे सेल का नेचर हो गया कि यूकैरियोटिक होगा, फिर उसमें सेल के स्ट्रक्चर को लेकर के देखें कि भाई सेल वॉल होगा नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं होगा, वैक्यूल होंगे नहीं होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बार बार मैं जोर दे रहा हूँ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा। इस तरह की फंडामेंटल बातों के आधार पर हमारी सिमिलरिटी स्पॉन्जेस से हो सकती है। लेकिन वही अगर कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग्स को आप कंपेयर कीजिए, टाइगर से कंपेयर कीजिए या किसी गाय या भैंस से कंपेयर कीजिए, मैं इस तरह का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पॉइंट ये निकाल रहा हूँ कि यदि आप टाइगर से अपनी कंपैरिजन करते हैं तो वो कॉर्डाटा ही नहीं, वो वर्टिब्राटा का ही मेंबर नहीं है, मैमेलिया भी है। तो ऑब्वियस है कि जो हम स्पॉन्जेस से जो फीचर्स शेयर कर रहे हैं वो फीचर्स तो हम टाइगर या जो दूसरा जानवर हमने रखा मैमल का, उसके साथ वो फीचर्स तो हम शेयर करेंगे, ऑलवेज करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कॉर्डाटा के फीचर हम शेयर करेंगे, वर्टिब्राटा का फीचर शेयर करेंगे, फिर मैमेलिया के एडिशनल फीचर्स होंगे वो हम शेयर करेंगे। लेकिन अब अगर बाघ की बजाय हमको अपनी तुलना किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी से करनी हो, तो डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू आवर सिमिलरिटी विथ टाइगर, हमारी जो सिमिलरिटी गिब्बन या चिंपैंजी से होगी वो टाइगर के रिस्पेक्ट में वो सिमिलरिटी जो होगी वो ज़्यादा बड़ी होने जा रही है। तो जितना टैक्सोनॉमी कैटेगरी आप छोटा कीजिएगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। जितनी बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी होगी, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही कम होने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि छोटे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की तरफ स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, बड़े कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ स्पेसिफिसिटी जो होगी दैट विल डिक्लाइन। अब इसके बाद एक और बात की, ICBN ने सफिक्स के तौर पे कुछ शब्दों को प्रपोज किया। अब इसमें सारा मैंने राइट डाउन कर दिया, हालांकि आई विल नॉट आस्क यू टू मेमोराइज ईच एंड एवरी वन, बट हमने जो मार्क कर दिया है कि जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू मेमोराइज देम। जो ऑब्लिगेट कैटेगरी होगा, तो ऑब्वियस है कि ICBN ने ये प्रपोजल दिया, तो नेचुरली ये बातें प्लांट के क्लासिफिकेशन पे लागू होंगी। और किंगडम के लिए बायोंटा सफिक्स ऐड होगा, फाइलम या डिवीजन के लिए फाइटा, क्लास के लिए ऑप्शिडा, ऑर्डर के लिए एलिस, फैमिली के लिए AC। लेकिन जीनस और स्पीसीज के लिए किसी भी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। जीनस और स्पीसीज के लिए किसी भी सफिक्स का इस्तेमाल नहीं होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वहीं पे अगर किंगडम की बात करें तो बायोंटा, फाइलम या डिवीजन की बात करें तो फाइटा, क्लास ऑप्शिडा एंड ऑर्डर इज एलिस, फैमिली इज AC। लेकिन यहाँ पे आप लेकर के देखें देन यू विल फाइंड कि
कई सारे सब कैटेगरीज हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ऑब्लिगेट कैटेगरीज को ज़रूर दिमाग में बिठा लीजिए, ऑब्लिगेट कैटेगरीज को ज़रूर दिमाग में बिठा लीजिए, और उसके बाद अगर समय अनुमति देता है तो बाकी कैटेगरीज के जो सफिक्स होंगे उनको आप तैयार करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि जब तक सब नहीं, इसके पीछे मैं नॉर्मली जो कहता हूँ कि इसके पीछे डंडा लेके दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्लिगेट कैटेगरीज को तैयार कीजिए, उसके बाद समय अनुमति देता है, इसके प्रति अगर आपकी एफिनिटी ठीक ठाक है, तुरंत याद हो जाए, देन गो फॉर दैट। लेकिन एटलीस्ट आप ऑब्लिगेट कैटेगरीज को ज़रूर दिमाग में रखने की कोशिश करिए। यहाँ से ये एक टेबल है, जिस टेबल में आप देखेंगे कि जो अलग अलग तमाम किंगडम्स जो हैं, उन तमाम किंगडम्स में कुछ कॉमन यहाँ पे स्पीसीज लेकर के उसके जो अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई। जैसे ह्यूमन बीइंग तो हम एज ए स्पीसीज होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं। अब ऑब्वियस है कि हमारा जेनरिक एपिथेट क्या होगा, होमो होगा, और जो हमारी स्पीसीज हमारा होमो सैपियंस हो गया, जेनरिक या जीनस हमारा जो था दैट विल बी होमो। फैमिली की बात करें तो आवर फैमिली वुड बी होमिनिडी, और उसी तरह अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इट विल बी प्राइमेट, और क्लास की बात करें तो मैमेलिया, एंड डिवीजन की बात करें तो कॉर्डाटा होने जा रहा है। अगर डॉग की बात करें तो कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस वुड बी जीनस, कैनिडी, कार्निवोरा, मैमेलिया, कॉर्डाटा। हाउसफ्लाई की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका, मस्का वुड बी द जीनस, मस्केटी, डायप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, और मैंगीफेरा वुड बी द जीनस, एनाकार्डियेसी वुड बी द फैमिली, ऑर्डर वुड बी सेपेंडियल्स, डाइकोटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्मी। व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्म, एंड फाइनली ओसिबम सैक्टम। तुलसी आजकल हर एडवर्टीजमेंट, हर 2 एडवर्टीजमेंट में एक एडवर्टीजमेंट किसी न किसी कंपनी का यही है कि तुलसी गिलोय लिया जाए। तो तुलसी हैज़ बिकम वेरी कॉमन वन, और ये वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा में तुलसी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रैक्टिकली हर घर में तुलसी के पौधे लगाए जाते हैं। आज की तारीख में लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों तुलसी इतना महत्वपूर्ण था। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में तुलसी की एक बड़ी भूमिका है, अपार्ट फ्रॉम गिलोय जिसे कहते हैं। ओसिबम वुड बी द जीनस, लैमिएसी वुड बी द फैमिली। इसका पुराना नाम जो था दैट विल बी लैबिएटी, बताएंगे आगे। लैमियल्स वुड बी द ऑर्डर, डाइकोटिलेडन्स, एंड फाइनली द डिवीजन वुड बी एंजियोस्पर्मी। अब यहाँ से इसमें कोई बात ऐसा कन्वे नहीं हो रही है, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हैं उनके बारे में आपको कौन शब्द किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा उससे उसका एक आइडिया ज़रूर इससे मिलता है। नेक्स्ट जो बातचीत आती है वो है टैक्सोनॉमिक एड्स। देखो, सबसे पहली बात कि ये जो टैक्सोनॉमी है उस टैक्सोनॉमी के स्टडी की ज़रूरत क्या है। सबसे पहली बात कि आखिर टैक्सोनॉमी क्यों कोई स्टडी करे। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी आर रियली वेरी यूजफुल फॉर आवर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। और टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के आधार पे ही हम अपने बायो रिसोर्सेज को जान सकते हैं, और ओवरऑल जो हमारी डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को भी हम समझ सकते हैं। तो हाउ मच बायोलॉजिकल रिसोर्स इज देयर और ओवरऑल हमारी डाइवर्सिटी क्या है, इसका आइडिया हमको चलता है। तो नेचुरली टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर क्रूशियल वन, बहुत आवश्यक हैं, और टैक्सोनॉमिस्ट ने निश्चित प्रोसीड्योर और टेक्निक को डेवलप कर दिया है फॉर स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन एंड द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन कलेक्टेड। प्रोसीड्योर और टेक्निक विकसित कर दी गई हैं स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए स्पेसिमेन जो प्लांट, एनिमल या अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्पेसिमेन को कैसे हम प्रिजर्व करें, ये तकनीक, और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन हम उससे निकालते हैं उस इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करने का प्रोसीडियर और तकनीक पूरी तरह विकसित हो गई है। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट होंगे उनके बारे में ये जो पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है इसको आप दिमाग में ज़रूर रखें। एक्चुअली ये कोई पूछे जाने की चीज़ नहीं है, लेकिन बेसिकली
किया क्या जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात, टैक्सोनॉमिक एड्स में हम क्या करते हैं, मतलब टैक्सोनॉमिक एड का क्या मतलब हुआ, उसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि भाई टैक्सोनॉमिकल जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, टैक्सोनॉमिकल जो भी हमारी स्टडीज़ होती हैं, तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए सहायक कौन सी चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे पहली बात जो हम लोग देखेंगे आगे, उसमें हर्बेरियम होगा, बॉटेनिकल गार्डन्स होंगे, स्पेसिमेंस होंगे, ऐसे करके चीज़ें आने जा रही हैं। लेकिन उन पे आने के पहले पहला मुद्दा तो यही खड़ा होगा कि आखिर ये जो तमाम जो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं, इन टैक्सोनॉमिकल एड्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि ये स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, मैंने इनकी मदद से हम किसी स्पेसिमेन को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशंस को भी हम स्टोर करते हैं। और ये जो तमाम हमारी कोशिश होगी, इस कोशिश का परिणाम ये होगा कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर उसे क्लासीफाई करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा, बट इट विल बी बेस्ड ऑन देयर स्टडी। और स्टडी के लिए उन स्पेसिमेन को क्या करना होगा, उन स्पेसिमेन को हमें कलेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। उस जो स्पेसिमेन होगा दैट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, और ऑब्वियस है कि जब हम प्रिजर्व करेंगे तो फिर उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब ये जो बातें कही जा रही हैं, इसको अगर हम समराइज करें तो सबसे पहली बात, देखो टैक्सोनॉमी में फील्ड स्टडीज आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टैक्सोनॉमिस्ट होंगे दे विल गो टू फील्ड्स, वो फील्ड्स में जाएंगे। अब फील्ड जो भी हो, जिस चीज़ की भी वो स्टडी करना चाहते हैं, उस पार्टिकुलर हैबिटेट को उनको विजिट करना होगा, और वहाँ से जो स्पेसिमेन होंगे उन स्पेसिमेन को उन्हें कलेक्ट करना होगा। तो पहला काम तो यही होगा कि भाई वन मस्ट गो टू फील्ड। ऐसे कहें कि टैक्सोनॉमिस्ट को फील्ड में जाना होगा, कलेक्ट करना होगा एक्चुअल स्पेसिमेन को, जो भी प्लांट और एनिमल होंगे। सब्सिक्वेंटली फिर उनको आप लैब में लेकर के आएंगे। उनकी ऑब्वियस है कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी तो आप कहीं स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर एनाटॉमिकल, हिस्टोलॉजिकल या साइटोलॉजिकल इस तरह की स्टडीज़ आपको करनी है तो लेबोरेटरी की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। और जब लेबोरेटरी में आप उनको स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशंस या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानकारी हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर गोइंग टू क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स। जिनको आपने कलेक्ट किया उनको अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। और अब ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, उस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं अलॉन्ग विथ स्पेसिमेन। जिन स्पेसिमेन को आपने कलेक्ट किया उनको स्टोर भी करें, और साथ में जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की उसे भी स्टोर करना होगा। कुछ केसेस में जो स्पेसिमेन हम स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसका पर्पस होता है फ्यूचर स्टडी करना। ये भी एक होगा कि फ्यूचर में उनको हम लोग स्टडी करें। अगला जो एस्पेक्ट आएगा टैक्सोनॉमिकल एड में, जो सबसे पहली चीज़ हम लोग लेके देखेंगे, दैट विल बी हर्बेरियम। तो देखो हर्बेरियम को हम लोग कभी भी कहते हैं कि इट्स ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। ये स्टोर हाउस होगा प्लांट स्पेसिमेन का, और ये स्टोर हाउस में जो ये प्लांट स्पेसिमेन होंगे, इसके लिए आपको एक्चुअली काम क्या करना पड़ता है, कैसे आपको काम करना पड़ता है। तो काम पे आने के पहले मैं इसके बारे में जो बातें यहाँ कही गई हैं पहले मैं उसको थोड़ा सा समझा दूँ। ये जो हर्बेरियम हम लोग देखते हैं हर प्राय किसी भी थोड़ा सा भी ढंग के कॉलेज और स्कूल में हर्बेरियम आपको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। तो जो हर्बेरियम होगा वहाँ पे आप पाएंगे कि ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड एंड माउंटेड प्लांट स्पेसिमेन होगा। ड्राइड, प्रिजर्व्ड और ये प्रेस्ड, माउंटेड होगा प्लांट स्पेसिमेन ऑन कार्डबोर्ड। ये जो मोटा पेपर होगा उसके ऊपर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल को माउंट किया जाए, एडेसिव टेप से उसको बड़े खूबसूरत तरीके से चिपका देते हैं। और ये जो प्लांट स्पेसिमेन होंगे इनको एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, एंड द सीक्वेंस वुड बी बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कहीं पे भी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर हर्बेरियम है तो वहाँ पे जो तमाम पौधे होंगे, जिनके प्लांट स्पेसिमेन जो होंगे, जिनको हम लोगों ने ड्राई करके, प्रेस करके प्रिजर्व किया हुआ है किसी कागज़ पे, मोटे कागज़ पे, कार्डबोर्ड पे, तो ये जो तमाम हर्बेरियम शीट होंगे उनको एक निश्चित
सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, एंड सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जो ये स्पेसिमेन होगा उस स्पेसिमेन में उनकी डिस्क्रिप्शन भी उस हर्बेरियम शीट पे हम लोग राइट डाउन करते हैं, ताकि ये जो हो वो एक रिपोजिटरी के रूप में काम कर पाए। एक और बात इसमें कीजिएगा कि जो वहाँ पे लेवल जो होगा उस लेवल में उसका जो डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन जो होगा उसको राइट डाउन किया जाएगा, उसका इंग्लिश, लोकल और साइंटिफिक नेम भी वहाँ पे राइट डाउन किया जाएगा, और उसके साथ साथ साइंटिफिक नेम के साथ उसकी फैमिली भी लिखी रहेगी और किस व्यक्ति ने उसको कलेक्ट किया उसका भी नाम रहेगा। तो जो हर्बेरियम शीट होता है उस हर्बेरियम शीट पे एक लेवल लगा रहेगा जिसपे प्लेस एंड डेट ऑफ कलेक्शन होगा, उसके साथ साथ आप देखेंगे उसका इंग्लिश और लोकल वर्निकुलर नेम उसका राइट डाउन किया जाएगा, उसके साथ उसका साइंटिफिक नेम और फैमिलीज को भी राइट डाउन हम लोग करेंगे, और किस विद्यार्थी ने या किस रिसर्चर ने उसे कलेक्ट किया उस कलेक्टर का नाम भी लिखा जाएगा। देखो, जैसे ही किसी प्लांट को आप कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट करने के बाद नॉर्मली उसको पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर हम रखते जाते हैं, हम लोग उसको रखते चले जाते हैं, और उसके बाद जब आपका कलेक्ट करने का काम समाप्त हो जाए तो फिर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी या घर पे उसको लेकर के लाइए और उसको एक दिन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली उसको एक बार जो पेपर के बीच में दबाया रहता है उसको नॉर्मली उसकी पत्तियां वगैरह या जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको अगर प्रॉपर तरीके से उसको प्रेस कर देना होगा, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके उसको न्यूज़पेपर के अंदर ही उसको रख देना होगा और फिर उसको प्रेस करना होगा। मैं वो बता रहा हूँ जो नॉर्मली एक विद्यार्थी जिस तरीके से हर्बेरियम शीट तैयार करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब पेपर के नीचे आपने रख करके उसको प्रेस कर दिया, और हर्बेरियम प्रेस भी आता है लेकिन नॉर्मली बुक्स, 2-4 बुक्स उसके ऊपर रख दी जाए तब भी वो प्रेस हो जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम भी आपको दिखाया जा रहा है। जैसे ऐसे आपने कलेक्ट किया, एक आपने वहीं पे लेवल तैयार कर लिया। आजकल तो फोटोग्राफी की सुविधा है, आप ये भी बाकायदा उसका फोटोग्राफ भी अंडर नेचुरल कंडीशन ले सकते हैं। अब ये जो मटेरियल जो था इसको पेपर के अंदर डाल दिया गया, लेवल विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मैंने कहा कि प्रॉपर इंग्लिश नेम, वर्निकुलर नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, डेट एंड प्लेस, ये सारी सूचनाएं इसमें डाल करके प्रेस कर दी गई। एक दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद इसको थोड़ा सा धूप दिखाएंगे ताकि इसके अंदर से मॉइस्चर समाप्त हो जाए। मॉइस्चर को कम करने के लिए, मॉइस्चर को घटाने के लिए इसको धूप में सुखाएंगे, और धूप में जब ये सूख जाएगा, अब धूप कितनी लगेगी आप प्लांट मटेरियल को देख करके अंदाजा कर सकते हैं कि वेदर इट इज ड्राइड और नॉट। ड्राई करना इज द ऑब्जेक्टिव, ड्राई करना ऑब्जेक्टिव है। अब कितनी, जाड़े में ऑब्वियस है कि धूप ज़्यादा लगानी होगी, गर्मी में अगर समर है तो धूप आपको कम लगानी होगी। तो नेचुरली ये ड्राई इसको करना है, और ड्राई करने के बाद अब आप इसको एक शीट पे लेंगे, और शीट पे लेने के बाद उसको आप सेलो टेप से, जो भी एडहेसिव टेप होगा उसकी मदद से आप चिपका देंगे सलीके से। इस तरीके से चिपकाएंगे कि जो डिफरेंट पार्ट्स इसके हैं वो एक्सपेंडेड तरीके से, जैसे नेचुरल कंडीशन में रहते हैं उस तरीके से ये रहें। और लेवल में जो सूचनाएं मैंने कही, दोज इंफॉर्मेशन शुड बी प्लेस्ड। तो ये जो चीज़ होगी, ये एक प्लांट स्पेसिमेन हुआ जिसको एक शीट पे आपने प्लेस कर दिया है। अब इस तरीके से अगर 150 जो भी आपने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, तो अब उसको एक पार्टिकुलर तरीके से, जिस पार्टिकुलर संस्था के लिए आपने ये काम किया है वहाँ पे इसको एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में एज पर एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये जो होगा हर्बेरियम कहलाएगा। और ये जो डिफिनीशन हमने कहा कि इट विल बी स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, तो उस प्लांट स्पेसिमेन को इसी रूप में आप वहाँ पे स्टोर करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी इसको नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले इसको, या अब तो स्कूल +2 में भी इसको कलेक्ट करने के लिए कई जगह प्रोजेक्ट के तौर पे कई टीचर्स इसको देते हैं, और बच्चे बड़े उत्साह से ये काम करते भी हैं। दूसरी बात कि हर्बेरियम जो होगा वो क्या करेगा, इट विल बी क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। टैक्सोनॉमिक स्टडीज में ये क्विक रेफरल सिस्टम के रूप में काम करेगा। और कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन जो होंगे, ऑब्वियस है कि उसको आपने कहाँ से कलेक्ट किया, तो हो सकता है कि काफ़ी एक डिस्टेंट प्लेस से आपने उसको कलेक्ट किया हो, और इसको जब हम कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से जब हम तैयार करते हैं, इस फॉर्म में लेके आते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि ड्राइड, प्रेस्ड और माउंटेड ये प्लांट स्पेसिमेन होगा। तो ड्राइड,
प्रेस्ड माउंटेड ये जो प्लांट मटेरियल होगा, अब उसको एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में आपने अरेंज करके जो पिजन होल होगा वुडन या स्टील का, उसमें लेबोरेटरीज वगैरह में या हर कहीं पे एक पार्टिकुलर सुरक्षित जगह पे उसको रखा जाता है। दूसरी बात ये भी होगा कि ये एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में काम करेगा, और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों है, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है? तो क्योंकि एक्चुअल स्पेसिमेन इज देयर, तो एक्चुअल स्पेसिमेन को देख करके बहुत सारी बातें आपको मिल रही हैं। तो अगर एक्चुअल स्पेसिमेन को देख करके आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो ये प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन अगर जो इंफॉर्मेशन उस प्रिजर्व प्लांट मटेरियल से आपको प्लांट स्पेसिमेन से अगर मिला, इफ यू आर यूजिंग दोज इंफॉर्मेशंस, आपने सीधे स्पेसिमेन को स्टडी नहीं किया, तो इसको कहेंगे कि ये क्या है? सेकेंडरी ये सोर्स होगा इंफॉर्मेशन का। तो साइंस में दोनों ये सोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हालांकि बेहतर सोर्स रिसर्च में कभी भी प्राइमरी सोर्स होता है, बट इन केस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन जिसको हर्बेरियम में आपने स्टोर किया हुआ, वो प्लांट और वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद फंक्शंस को अलग से लेकर के देखें तो आप देखेंगे कि ये कंजर्वेटरी है ये प्लांट के लिए, और जो आपने हर्बेरियम में जिन चीज़ों को, जो प्लांट स्पेसिमेन आपने वहाँ पे रखा है, ये उस पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकुलर एरिया का वो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है वहाँ के फ्लोरा के बारे में, वहाँ कौन कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड ये होने जा रहा है। अब जो नेचुरल वहाँ की टोपोग्राफी या वेजिटेशन अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हुआ हो या कोई चीज़ एक्सटिंक्ट भी हो गई हो, तब भी अगर वहाँ पे हर्बेरियम था तो नेचुरली उसके बारे में वो दैट विल प्रोवाइड बेटर आइडिया, वो काफ़ी रेदर कहें बेटर नहीं, कंप्लीट आइडिया देगा कि पहले इस पार्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन या फ्लोरा की क्या स्थिति थी। तो भले टोपोग्राफी चेंज हो गई, टोपोग्राफी चेंज होने की वजह से बहुत सारी स्पीसीज वहाँ नहीं मिलेंगी, या हो सकता है कि वो पार्टिकुलर स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो गया हो, लेकिन अगर प्लांट स्पेसिमेन वहाँ पे हर्बेरियम में रखे हुए हैं तो वो चीज़ें निश्चित तौर पे बता देंगे कि अर्लियर यहाँ वेजिटेशन कैसा था या किस तरह के स्पीसीज वहाँ पाए जा रहे थे। इसके बाद एक चीज़ और भी आप लेकर के देखिएगा कि जो इंफॉर्मेशन उन हर्बेरियम स्पेसिमेन के साथ रखी जाती हैं, उससे उसके हैबिटेट, इकोलॉजिकल नोट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब एक दो एस्पेक्ट और भी इसमें जुड़ेगा, उसमें अगर लेकर के देखें तो आप ये पाइएगा कि जो भी टैक्सोनॉमी में फीचर्स आप देखते हैं उसमें एक बाकायदा रेंज होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकुलर फीचर एक पार्टिकुलर फॉर्म में ही दिखेगा, एक रेंज आपको दिखेगा। तो अगर किसी स्पीसीज को अलग अलग हैबिटेट से आपने कलेक्ट किया है तो उसके स्टडी से पूरा रेंज ऑफ द कैरेक्टर्स आपको पता चलेगा कि उस पार्टिकुलर कैरेक्टर का कितना रेंज या कितना वेरिएशन रहा। इसके साथ टीचिंग और रिसर्च में इसकी बड़ी भूमिका है। ये हमेशा संभव नहीं हो पाता है टीचर्स के लिए कि हमेशा वो फील्ड में ले जा कर के छात्रों को ये बताएं कि ये अमुक देखो ये फीचर ऐसे है, लेकिन अगर हर्बेरियम में प्लांट मटेरियल उपलब्ध है तो उसकी मदद से निश्चित तौर पे टीचिंग और रिसर्च की जा सकती है। और ये जो होगा वो एक रिसर्च मटेरियल भी देगा जिसकी मदद से एनाटॉमिकल या प्लानोलॉजिकल या कीमोटैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ को आसानी से संपन्न किया जा सकता है। और हर्बेरियम का टाइप क्या होगा? तो देखो, हर्बेरियम का टाइप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा या किस एरिया से उसको कलेक्ट किया गया है प्लांट स्पेसिमेन को, उस पर डिपेंड करने जा रहा है। तो ये हर्बेरियम ऑफ मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, हर्बेरियम ऑफ वीड हो सकता है, या रीजन वाइज भी हो सकता है। ये नेशनल हर्बेरियम है, स्टेट हर्बेरियम है, ये होने जा रहा है। तो हर्बेरियम का एज सच कोई काइंड नहीं होने जा रहा है, इट विल डिपेंड ऑन कंटेंट, उसमें उसके अंदर क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, वीड है, क्या रखा है आपने, या फिर पर्पस, रीजन, प्लेस, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का हर्बेरियम होने जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड में जो सबसे पहला हर्बेरिया बनाया गया था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1545 यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ, इटली, और लगभग 1500 पूरी दुनिया में वेल रिकॉग्नाइज हर्बेरिया है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप लेकर के देखिएगा कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हर्बेरिया छोटा बड़ा वो मेंटेन्ड है।
कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, एक बार देखिए। देखो मोस्टली हर्बेरिया जो होगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद बॉटेनिकल गार्डन। नॉर्मली ये बॉटेनिकल गार्डन के साथ जुड़े होंगे, लेकिन जैसे बॉटेनिकल यहाँ पे रॉयल बॉटेनिक गार्डन क्यू की बात करें लंदन यूके में तो उसका अपना एक हर्बेरियम है। लेनिनग्राड यूएसएसआर, हालांकि अब ये रसिया है, यहाँ पे बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट के साथ भी आपको दिखाई पड़ेगा कि हर्बेरियम वहाँ मिलने जा रहा है। भारत में कोयम्बटूर, देहरादून, कोलकाता, यहाँ पे भी जो सेंट्रल नेशनल, जैसे कोलकाता में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, देहरादून में उसी तरह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम है। कोयम्बटूर में लेकर के देखें तो बॉटेनिकल बीएसआई का जो होगा साउदर्न सर्किल, उनका अपना हर्बेरियम है। तो बस ये एक नाम है, आप इसको एक बार देखिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको बैठ करके रट्टा लगाना है, लेकिन इसको एक बार देखना ज़रूर है, ठीक है। इसको एक बार देखना ज़रूर है कि हर्बेरियम के जो भी जितने भी हमने डायमेंशंस उसके बताए, उनको देखने के बाद निश्चित तौर पे अगर हर्बेरियम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न खड़ा होता है तो उसको आप बताने की स्थिति में होइएगा। देखिए एक्चुअली अभी समस्या ये है कि जब भी हम लोग इस तरह के टॉपिक पे बातचीत करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यदि अभी आप देखें तो आप ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई आपको नीट क्वालिफाई करना है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। लेकिन +2 करने का ऑब्जेक्टिव नीट क्वालिफाई करना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है या जो एजुकेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो ये नहीं माना जाता है कि मेडिकल कॉलेज में चले गए, दैट वाज द ओनली पर्पस ऑफ स्टडिंग एट +2 लेवल। इसको देखने का मतलब ये है कि बच्चे नेचर के नज़दीक जाएं, जो उनको प्लांट को या किसी एनिमल को अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट हैंड जानकारी प्राइमरी सोर्स से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो प्लांट स्पेसिमेन के लिए हर्बेरियम एक बहुत अच्छा तरीका है उसको स्टडी करने के लिए। तो यदि आप इस पहले चैप्टर में टैक्सोनॉमिक एड्स देख रहे हैं तो इनको देखने के पीछे एक बड़ी वजह ये है कि आप कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें या प्राइमरी सोर्स के रूप में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव। इसका एजुकेशनल या एकेडमिक इस पूरे एस्पेक्ट का ओरिएंटेशन ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन हिस्सों से प्रश्न की गुंजाइश है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर पे ईच एंड एवरी पार्ट हैज़ टू बी कवर्ड विथ प्रॉपर फोकस। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे और ऐसी कोई कठिन चीज़ है भी नहीं। आप इसको केयरफुली अगर आपने केयरफुली इसे सुन भर लिया है तो एक आध रीडिंग अगर आप लगाएंगे अपनी बुक से तो मोस्ट ऑफ दी फैक्ट्स जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। कुछ और टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, उस पर चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। विद दैट आई स्टॉप हियर। अपना ख्याल रखिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।